नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द लॉ एडवाइस में। मैं हूं चेतन और मैं हूं अंकिता श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कानून पर जिसने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ये केवल एक कानून नहीं बल्कि जनता को सरकार के कार्यों में भागीदारी और अपनी ताकत का एहसास कराने का एक साधन है। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आज हम इसके हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि क्या है और अंकिता हमें इस बारे में डिटेल में बताएगी। आरटीआई कानून 2005 में अस्तित्व में आया। इससे पहले ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं था। मूल संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं भी उल्लिखित नहीं था। दरअसल ब्रिटिश शासनकाल से ही प्रशासनिक गोपनीयता की संस्कृति चली आ रही थी, जिसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के द्वारा और अधिक मजबूत किया गया। इस कानून के तहत ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए गए डिसीजंस और सरकारी काम जनता से छिपाए जाते थे। देश की स्वतंत्रता के बाद भी ये सीक्रेसी बनी रही, जिससे जनता को ये जानने का अधिकार नहीं था कि उनके पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। आरटीआई के डेवलप होने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिन्होंने धीरे धीरे इसकी नींव रखी। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जैसे कि 1975 में आया राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जजमेंट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। इस कड़ी में दूसरा जजमेंट है 1982 में आया एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सूचना तक जनता की पहुंच आवश्यक है, ताकि सरकार और नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट है पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2003 में आया। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि जिन उम्मीदवारों को वे चुनने जा रहे हैं, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और शिक्षा का विवरण क्या है। ये इन्फॉर्म्ड वोटिंग के अधिकार का हिस्सा है। इन फैसलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन ए के तहत सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को सही जानकारी ही नहीं मिलेगी तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अर्थहीन हो जाएगी। अब चेतन हमें बताएगा कि आरटीआई कानून की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, लेकिन ये केवल कहने भर से लागू नहीं होता था। सूचना प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी प्रणाली आवश्यक थी। इसलिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट लाया गया, जिसने इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया और सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया उपलब्ध कराई। आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक सरकारी कार्यों और निर्णयों से संबंधित जानकारी मांग सकता है। यदि सूचना नहीं मिलती तो अपील की स्पष्ट व्यवस्था है। हालांकि कुछ धाराएं सूचना देने पर रोक भी लगाती है, जैसे सुरक्षा व गोपनीयता से जुड़ी संवेदनशील जानकारी। दोस्तों, हमें पता है कि एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां जनता को खुली और पारदर्शी जानकारी तक पहुंच हो। आरटीआई कानून के तहत सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम किया गया है और शासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है। अब अंकिता हमें बताएगी कि आरटीआई को कानूनी दर्जा क्यों दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन ए के तहत संरक्षित किया गया है, लेकिन अदालत ने इसे लागू करने के लिए कोई विस्तृत दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। न्यायालय का निर्णय ये सुनिश्चित करता है कि सूचना प्राप्त करना अधिकार है, लेकिन ये अधिकार केवल कहने मात्र से प्रभावी नहीं हो जाता। इसलिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी कि अगर किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त नहीं होती तो उसे कहाँ अपील करनी चाहिए, किस तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है, अधिकारी अगर सूचना देने से इनकार करता है तो उस पर क्या दंड लगेगा। ये सभी प्रश्न केवल न्यायालय के निर्णयों के आधार पर हल नहीं हो सकते थे। इसलिए सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक विधिवत कानूनी तंत्र की आवश्यकता थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आरटीआई एक्ट द्वारा एक 3 लेयर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जहां ना सिर्फ राइट को सुनिश्चित किया गया बल्कि कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई। सूचना प्राप्ति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 में एक 3 लेयर्ड अपील का सिस्टम बनाया गया। पहली लेयर में अगर कोई अधिकारी सूचना प्रदान नहीं करता है तो संबंधित विभाग के एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील की जा सकती है।
सेकेंड लेयर में अगर वहाँ भी समाधान नहीं मिलता तो मामला स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के समक्ष रखा जा सकता है। और थर्ड लेयर में यदि सूचना आयोग भी संतोषजनक निर्णय नहीं देता तो व्यक्ति उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इस तरह केवल मौलिक अधिकार घोषित करने से ये अधिकार प्रभावी नहीं होते, बल्कि इसे लागू करने के लिए विस्तृत कानून आवश्यक था। अब चेतन हमें बताएगा कि किस अन्य उदाहरण से हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझा सकते हैं। अंकिता, रिसेंट टाइम्स में हमारे देश में एक और फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में आया, जिसे हम सब राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसे एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट भी समझा जा सकता है। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। लेकिन केवल संविधान संशोधन कर देने से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो जाती। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 में लाया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल कितनी दूरी के अंदर मिलना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कैसे बनाया जाए। यदि केवल संविधान संशोधन कर दिया जाता है और कानून नहीं बनाया जाता तो यह अधिकार व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं हो पाता। यही कारण था कि सूचना के अधिकार को भी एक विस्तृत और प्रभावी कानून के माध्यम से लागू करना आवश्यक था। RTI को कानूनी दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ये केवल एक मौलिक अधिकार बनकर न रह जाए, बल्कि इसे लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद हो। RTI कानून ने एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की, जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी कार्यों से जुड़ी जानकारी मांग सकता है और अपील कर सकता है। यही कारण है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अब हमें अंकिता बताएगी कि RTI द्वारा सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। RTI अधिनियम 2005 को इस उद्देश्य से लागू किया गया कि सार्वजनिक सूचना आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से संस्थान RTI के दायरे में आते हैं। तो RTI के अधिनियम के धारा 2 क्लॉज H में पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत जो संस्थान आते हैं वो हैं सरकारी संस्थान, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग, PSUs, नगर निगम, पंचायत आदि। अगले हैं संविधान के तहत गठित निकाय, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि। उसके बाद नंबर आता है सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान, वे NGO या निजी संस्थान जो सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं। और इसके तहत आते हैं कानून द्वारा निर्मित संस्थान, जैसे संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित निकाय। अब सवाल ये आता है कि RTI आवेदन कैसे करें। तो कोई भी नागरिक लिखित या ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो पहले जानते हैं लिखित एप्लीकेशन के बारे में। इसमें आपको आवेदन से संबंधित पब्लिक अथॉरिटी को संबोधित करना है। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि किस प्रकार की सूचना चाहिए। आवेदन को सीधे सरकारी कार्यालय में जमा करें या डाक से भेज सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यदि विभाग में ऑनलाइन RTI आवेदन की सुविधा उपलब्ध है तो वहां से आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के विभागों के लिए rti.online.government.in पोर्टल उपलब्ध है। अब समझते हैं कि RTI आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि PIO नियुक्त होता है। ये अधिकारी RTI आवेदन की प्रक्रिया को संभालता है। PIO को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है। यदि सूचना देने से मना किया जाता है या देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। अब अगर आपको सूचना नहीं मिले तो क्या करें? अगर आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं होती या गलत सूचना दी जाती है तो वो अपील कर सकता है। इसकी पहली अपील संबंधित विभाग के एपेलेट अथॉरिटी के पास 30 दिन के अंदर की जा सकती है। अगर अपीलीय प्राधिकारी भी संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपील की जा सकती है। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए CIC और राज्य सरकार से संबंधित मामलों के लिए SIC से संपर्क किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपकी समस्या का समाधान फिर भी नहीं होता है तो आपके पास आखिरी विकल्प क्या है?
तो मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। तो आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में ये प्रावधान भी दिया गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अधिक से अधिक सूचना को वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए ताकि लोग बिना आरटीआई आवेदन के ही जानकारी प्राप्त कर सकें। आरटीआई अधिनियम ने सरकार की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया है। ये कानून नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सही प्रक्रिया अपनाकर कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत महत्वपूर्ण सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब चेतन आपको बताएगा कि आरटीआई के अपवाद या कौन सी सूचना प्राप्ति पर रोक है और इसके कारण क्या है। आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसके तहत कुछ सूचनाएं प्रदान नहीं की जा सकती। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत महत्वपूर्ण मामलों में सूचना देने से मना किया गया है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा सूचनाएं, सेना, खुफिया एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जैसे रॉ, आईबी, मिलिट्री ऑपरेशंस, साइबर सुरक्षा, गुप्त मिशन आदि की जानकारी। इससे राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो सकता है। दूसरी है न्यायालय द्वारा निश्चित सूचना। अगर कोई जानकारी न्यायालय द्वारा गोपनीय घोषित की गई हो तो वह आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। इसका कारण है न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना। तीसरा, संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेष अधिकार, जिन्हें हम संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई से जुड़े गोपनीय जानकारी भी कह सकते हैं। इसका कारण है स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारी हस्तक्षेप ना हो। चौथा, मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका की गोपनीय सलाह, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति को दी गई सलाह। इसका कारण है नीति निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पांचवा, प्रोसिक्यूशन और कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचना, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और गवाहों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। छठा है किसी की व्यक्तिगत और निजी जानकारी, कारण है राइट टू प्राइवेसी। सातवां है विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनमें विदेशी सरकारों से किए गए समझौते और डिप्लोमेटिक बातें शामिल होती हैं। इसका कारण है कि देश की डिप्लोमेटिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आठवां है सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के व्यावसायिक दस्तावेज जो गोपनीय हो सकते हैं। बाजार और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। नौवां, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। अगर कोई सूचना इस अधिनियम के तहत गुप्त मानी जाती है तो आरटीआई के तहत भी नहीं दी जा सकती। हालांकि आरटीआई अधिनियम ये प्रावधान है कि आरटीआई का प्रभाव सरकारी गोपनीयता अधिनियम पर ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में सुरक्षा कारणों से सूचना रोकी जा सकती है। आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता लाने और सरकारी कार्यों में जवाबदेही तय करने के लिए बना है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सूचना देने से रोक लगाई गई है। राष्ट्र की सुरक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की गोपनीयता, सरकारी नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सूचनाएं आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती। अब आपको अंकिता बताएगी कि आरटीआई की प्रमुख उपलब्धियां क्या है और इसके आने से क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, आरटीआई एक्ट को लागू हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं। इसने भारत के लोकतंत्र, प्रशासन और आम जनता पर गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जहां जनता को सूचना तक अधिक पहुंच होती है वहां लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। तो इसका पहला प्रभाव ये पड़ा कि इसके आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। आरटीआई ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। जनता को ये जानने का अधिकार मिला कि सरकार और नौकरशाही कैसे काम कर रही है। सरकारी फैसले, योजनाएं, नीतियां और बजट से जुड़ी जानकारी अब नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो गई है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी तय हुई। आरटीआई ने सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों को अधिक जवाबदेह बनाया। जब अधिकारियों को पता होता है कि उनके फैसले और कार्यों की जांच जनता कर सकती है तो वे अधिक सतर्क रहते हैं। सेकेंड एआरसी ने आरटीआई को गुड गवर्नेंस की मास्टर की कहा है। तीसरा, करप्शन पर लगाम लगी। आरटीआई के जरिए बड़े बड़े घोटाले यानी कि स्कैम्स उजागर हुए, जैसे 2013 का कोयला घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला। आम नागरिक सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। आरटीआई से नौकरशाह और सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचते हैं। चौथा, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिला। आरटीआई की वजह से सरकारी दस्तावेज और योजनाएं जनता के लिए खुली और पारदर्शी बनी। बिजनेस और निवेशकों के लिए भी ये उपयोगी है क्योंकि वे सरकार की नीतियों को स्पष्ट देख सकते हैं। पांचवा, सोशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ी।
आरटीआई ने जनता को सरकार से सीधा सवाल पूछने का अधिकार दिया। सरकारी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत की जानकारी अब आम जनता को मिल सकती है। पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ी, जिससे प्रशासन में सुधार आया। छठा, इसने सीक्रेसी कल्चर को तोड़ा। ब्रिटिश शासन से मिली गोपनीयता की संस्कृति आरटीआई के बाद कमज़ोर हुई। अब सरकारें अधिक पारदर्शी और खुली नीति अपनाने के लिए बाध्य हुई हैं। सरकार की सूचना छुपाने की प्रवृत्ति कम हुई। सातवां, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स हुए। आरटीआई के माध्यम से सरकार की नीतियों और योजनाओं में सुधार हुआ। योजनाओं में होने वाली धांधली और कुप्रबंधन को उजागर किया गया। कई बार आरटीआई से मिली जानकारी के बाद सरकार ने अपनी नीतियों में भी बदलाव किए। अब चेतन बताएगा कि आरटीआई में अमेंडमेंट क्या हुए और इस पर विवाद कैसे हुआ। आरटीआई 2005 को 2019 में संशोधित किया गया, जिसे कई विवाद खड़े हो गए। आलोचकों का तर्क है कि सरकार ने इस संशोधन के जरिए आरटीआई की ऑटोनॉमी को कमजोर किया और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। 2019 के आरटीआई संशोधन की प्रमुख बातें जो हमें समझनी चाहिए वो है कि 2019 के बाद इंफॉर्मेशन कमीशन की स्वायत्तता कम हुई। 2019 से पहले आरटीआई के तहत सीआईसी और एसआईसी स्वतंत्र रूप से काम करते थे। संशोधन के बाद सीआईसी और एसआईसी के कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करेगी। पहले आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव आयोग के बराबर था, लेकिन अब सरकार इसे बदल सकती है। इसके कारण सरकार पर यह आरोप लगा कि उसने सूचना आयोग की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, जिससे सरकार के खिलाफ आने वाली आरटीआई शिकायतों पर दबाव बढ़ सकता है। 2019 के बाद इसके ऑफिस पर सरकार का नियंत्रण आ गया। पहले सीआईसी और एसआईसी का कार्यकाल 5 साल तक निश्चित था, लेकिन अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई सूचना आयुक्त कितने साल तक पद पर रहेगा। इसलिए अगर सरकार को किसी सूचना आयुक्त के फैसले पसंद नहीं आएंगे तो वह उनका कार्यकाल कम कर सकती है, जिससे सूचना आयोग पर सरकार का दबाव बढ़ सकता है। 2019 में सरकार ने सूचना आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया बदली है। पहले सूचना आयुक्तों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच करते थे, फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाती थी। अब राष्ट्रपति सीधा सरकार की सिफारिश पर सूचना आयुक्त को हटा सकता है। यह एक बड़ा बदलाव था, जिससे सरकार की शक्ति बढ़ी और सूचना आयोग की स्वतंत्रता घटी। अब अंकिता बताएगी कि आखिर आरटीआई की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। आरटीआई राजनीतिक पार्टीज लागू हों, लेकिन चुनावी रणनीति और आंतरिक निर्णय आरटीआई से बाहर रहें। केवल फंडिंग और वित्तीय लेन देन की जानकारी सार्वजनिक हो। आरटीआई दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाएं। आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं। वर्तमान में इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंस को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। इसका समाधान ये हो सकता है कि संविधान संशोधन करके सूचना आयोगों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इससे उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। राजनीतिक दलों को सरकार से कई सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए उन्हें भी आरटीआई के तहत जवाबदेह होना चाहिए। आरटीआई के तहत राजनीतिक दलों की वित्तीय जानकारी, चंदा, खर्च आदि सार्वजनिक किए जाए। चुनावी रणनीति या आंतरिक बैठकों जैसे गोपनीय सूचनाएं आरटीआई से छूट प्राप्त कर सकती हैं। सरकारी विभागों को प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी अपनाने के लिए बाध्य करना। आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 4 में प्रावधान है कि सरकारी विभाग खुद से प्रोएक्टिवली महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर डालें, लेकिन कई मंत्रालय और सरकारी एजेंसियां इसे गंभीरता से नहीं लेती। इसका समाधान होगा कि आरटीआई पोर्टल और वेबसाइटों पर अधिकतम जानकारी पहले से उपलब्ध करवाई जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकारी डेटा और रिपोर्ट्स साझा किए जाएं। जो विभाग सूचना साझा नहीं कर पा रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए। आरटीआई को डिजिटल और सरल बनाना। सूचना के अधिकार को डिजिटल रूप में और अधिक सुलभ बनाना ज़रूरी है। सभी राज्यों और केंद्र में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। एक मोबाइल ऐप बनाया जाए जिससे लोग सीधे आरटीआई दायर कर सकें। आवेदन प्रक्रिया को सरल और कम शुल्क वाला बनाया जाए। नागरिकों को आरटीआई के प्रति जागरूक बनाना और सेक्शन 26 को प्रभावी बनाना। आरटीआई अधिनियम की धारा 26 कहती है कि सरकार नागरिकों को उनके सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक करेगी, लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रयास हुए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में आरटीआई पर वर्कशॉप्स आयोजित किए जाएं।
टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर आरटीआई जागरूकता अभियान चलाए जाएं। आरटीआई को लेकर सरकारी फंडिंग बढ़ाई जाए जिससे अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। आरटीआई अपील और जवाब देने की समय सीमा को सख्ती से लागू करना। कई बार सरकारी विभाग आरटीआई का जवाब देने में देरी करते हैं या अपील लंबित रहती है। आरटीआई के जवाब की समय सीमा को सख्ती से लागू किया जाए। अगर देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जाए। आरटीआई आयोगों में अपील सुनवाई की प्रक्रिया को तेज किया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार सरकारी अधिकारी जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं या आरटीआई का जवाब नहीं देते। आरटीआई के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सख्त दंड का प्रावधान हो। जो अधिकारी गलत जानकारी देते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।